आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की आवाम कुर्बानी देगी लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कुर्बानी नहीं देंगे। इनके बच्चे PSL फ्रंट सीट पर बैठकर देखेंगे, इनके लिए जहाज खरीदे जाएंगे और ये आपका मेरा पैसा है। इस जो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और अब कितना बोझ पाकिस्तान की आवाम पर डाला जा रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है राय साहब कि अब गोबर टैक्स, इसके साथ साथ इन्फ्लुएंस कंटेंट टैक्स और पाकिस्तान में न जाने कितने टैक्स जो हैं वो आवाम पर लगाए जाएंगे और शायद जीने के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। इसका मुकम्मल हाल वाला अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और राय साहब, आज पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के पुराने बयानात वायरल हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के कपड़े बेचने के बयानात वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर हुकूमत के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। और फिर पाकिस्तान में जो शाहिद अफरीदी साहब ने एक अपील की है आवाम से, इस पर किस किस्म का रिएक्शन हमारे सामने है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल नहीं थी। ये कॉल जो है राय साहब ये आई है सोहेल अफरीदी की तरफ से। और सोहेल अफरीदी की तरफ से कॉल आने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद नहीं चाहती कि एहतजाज हो। और इस पूरे माहौल के अंदर जो बैरिस्टर गौहर है, जो अपनी छाती पर हाथ मार मार कर ये कहते रहे कि ये जमात मेरी है और इमरान खान के बाद इस जमात के अंदर मेरा हुक्म चलता है, तो उन्होंने ये कॉल दी है एक जलसा करने की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो क्या अपील करें, इसका भी मुकम्मल हाल वाला अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और ऐसा मुलाकात नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अडयाला के बाहर खड़े रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। और क्या इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट किया जाएगा, इसका भी मुकम्मल हाल वाला अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और 9 अप्रैल का दिन बहुत ही अहम दिन है और 9 अप्रैल के हवाले से बताया जाता है कि एक जलसा होगा और जहां रोका जाएगा वहीं पर धरना होगा। इन तमाम खबरों से पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसी आवाज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों को दबाया जाता है, इन आवाज़ों को रोका जाता है। हमें आपके साथ की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। राजा साहब, सोहेल अफरीदी ने 9 अप्रैल को पिंडी आने का ऐलान कर दिया। अच्छा देखिए, पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से हमारे समेत पाकिस्तान में इनसे अब सवाल हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर क्या रही है। आपने ईद के बाद का ऐलान किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप अगर मार्च की कॉल नहीं दे सकते तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर को जरूर बताया जाए, इत्मीनान मिल गया जाए। और इस दौरान हमने बहुत सारी राय साहब डेवलपमेंट्स होते हुए देखी हैं, जिसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि ये जो मोबिलाइजेशन वाला मामला है ये तो रुक गया, लेकिन जो अचकजई वाला चैप्टर ओपन हो गया, फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी लोग हैं उनका मामला ओपन हो गया। तो एक ख्याल ये किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो तहरीक को लीड करने का दावा करते हैं, इमरान खान के बयानी का बोझ उठाने का जिनका इरादा भी है लेकिन इरादे पूरे नहीं होते, सिर्फ दावों तक रह जाते हैं, वो कभी भी तहरीक की कॉल नहीं देंगे। और वो ये समझते हैं कि शायद कोई 26 नवंबर होने जा रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी मौजूद हैं जिसमें हुकूमत ने इशारे भी ऐसे दिए और ख़ासतौर पर ऐसे वक्त पर आए सब जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो आपकी वफाकी आईनी अदालत है उसका आउट ऑफ टर्न केसेस को लगाना। खान साहब के केसेस राय साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बुनियाद पर नहीं लगते कि अभी इनकी बारी नहीं आई। हमने यही सुना ना कि देखना होगा कि इनकी बारी अगले साल आएगी या उससे बाद आएगी। पूरी पूरी स्टोरीज की गई हैं पाकिस्तान के अखबारात के अंदर कि कब बारी आएगी। लेकिन एक ऐसी दरख्वास्त जो है जिसे नीचे से फाइल में से उठाकर आप सबसे ऊपर लेकर आते हैं और फिर उसके ऊपर फैसले दे दिए जाते हैं और नोटिस हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यानी तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही थी और जिस तरह से इन्होंने महाज खाली छोड़ा है। अब राय साहब हुआ ये कि इस प्रेशर का नतीजा ये निकला, पहला नतीजा हमें मौसूल हो गया है और सोहेल अफरीदी ने 9 अप्रैल को पिंडी आने का ऐलान कर दिया है। और वो ये कहते हैं कि जहां रोका जाएगा वहीं पे हम
जलसा करेंगे। अडयाला जेल में इमरान खान की अपीलें दायर करने के लिए जो उनके कागजात थे राय साहब, उसको भी दस्तखत करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये माजरा क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो राय साहब लियाकत बाग वाला मामला है, इस पे सुहेल अफरीदी ने क्या कहा। सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि 9 अप्रैल को रावलपिंडी लियाकत बाग जलसा हम करेंगे, और जिस दिन जमहूरी हुकूमत को गैर मुल्की साजिश करके हटाया गया, उसी दिन जो जलसा है वो पाकिस्तान के अंदर हम करेंगे। दूसरी चीज़, जो तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया था कि सरकारी मीटिंग्स में शिरकत करूं, इसके बाद ही इन मीटिंग्स में बैठा, मैं तमाम तर चीज़ों को भुलाकर आपके साथ बैठा, लेकिन आपने अगले ही रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें नहीं करवाई, मेरे खिलाफ केस खोल दिए। हमने तो 1.5 साल से एहतजाज नहीं किया, फिर क्यों मुलाकातें बंद हैं? क्या हमने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना है, या आप पर पाकिस्तान के लिए कुछ आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि नहीं होती? इस मुल्क के अंदर आए साहब मेमो गेट हुआ, इस मुल्क के अंदर डॉन लीक्स हुआ, जर्नैलों की तस्वीरें जलसों में चलाई गई, कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है, कभी नवाज शरीफ कोर्ट पहनकर अदालतों में पहुंच जाते हैं। इक़्तिदार के लिए था ना सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। आपको याद होगा राय साहब, एक बेंच जिसके जजेस की तस्वीरें जलसों में मरीम नवाज चला चुकी हैं, कि इनमें से किसी एक की भी तस्वीर शक्ल है जज बनने वाली। आपको याद होगा जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में क्या अल्फाज उन्होंने अदा किए। और फिर पाकिस्तान के इदारे, ये पूरी तारीख है इस पूरे टोले की। तो आप राय साहब इसे कैसे आप देखते हैं? ये जलसा प्रेशर पर हो रहा है, सियासी तौर पर हम हैं, ये तासुर दिया जाएगा कि ये वाकई इसका कोई असर भी निकलेगा? देखिए हाशमी साहब, जो आपका सवाल है इसका जवाब एक मुख्तसर से वाक़े में भी छुपा है, और उसके अलावा जो 2 पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं वो दोनों पॉइंट्स भी उसका जवाब भी देते हैं। एक जो आपने डॉन लीक्स की तारीख बताई, फिर मेमो गेट की तारीख बताई, तो जनाब बाजवा से जुड़ा हुआ एक वाक़या जिस वक्त वो आर्मी चीफ थे वो भी क्विकली अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। यदि वो शरीफ ख़ानदान जिनके साथ जनाब बाजवा ने डील की और जिनको दोबारा से इक़्तिदार पर मुसल्लत किया, उनके मुतल्लिक जनाब बाजवा ने ख़ुद क्या अल्फाज बोले थे, और 1-2 लोगों के सामने नहीं, कई लोगों के सामने, ये ज़रा व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है ताकि पता ये चले कि सुहेल अफरीदी को अगर किसी पैमाने पे गद्दार करार दिया जा रहा है, या PTI को किसी पैमाने पे गद्दार करार दिया जाता है, तो उसके लिए फिर यानी शरीफ ख़ानदान के लिए क्या पैमाना इस्तेमाल होगा। तो हाशमी साहब, चूँकि इस वक्त भी एक रीजनल हैपनिंग हो रही है, और इससे पहले लास्ट ईयर भी मई में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, जहां इंडिया ने एक मिस एडवेंचर किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान ने उनके 7 के करीब तैयारे जो हैं वो मार गिराए, और फिर सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इसकी गवाही देते हुए इंडिया को ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, यानी ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई पाक फौज उसी वक्त परफॉर्म करती है कि कोई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो या मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, मैं जंगी महाज की बात कर रहा हूँ। तो इस मरतबा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और जिस वक्त अभिनंदन के तैयारे समेत 2 तैयारे पाक अफवाज ने मार गिराए थे, तो उसके बाद अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था, और वो पर्पज़ गिरफ्तारी का पूरा हो गया था। और उसके बाद फैसला ये किया गया कि अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के ज़रिए वापस किया जाए, और उसका मकसद ये था कि जब आप एक पायलट जो कि आपकी कैद में है उसको आप वाघा बॉर्डर से वापस करेंगे तो पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर करेगा, अभिनंदन के हवालगी को कवर करेगा। इस तरह एक पूरी आलमी दुनिया में जब वो सेरेमनी देखी जाएगी तो मोहर सख्त हो जाएगी कि पाकिस्तान की अफवाज ने इनका तैयारा भी गिराया भारत का, और हमने अपनी बर्तरी भी दिखाई, और ये उसका सबूत है कि हमने इनका पायलट भी कैप्चर किया और अब इनको वापस कर रहे हैं। तो ये एक हजीमत जो है हमेशा के लिए वो भारत के खाते में आई। तो उसके पीछे ये हिकमत अमली थी जो रियासत पाकिस्तान की हिकमत अमली थी, यानी इमरान खान साहब की बीइंग प्राइम मिनिस्टर, और फिर फौज की हिकमत अमली। अब जनाब बाजवा ने उस वक्त ये वाक़या सुनाया कि जब अयाज सादिक ने ये बयान दे दिया कि जनाब बाजवा आए पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जब वो आए तो उनकी टांगें कांप रही थी अभिनंदन के मामले पर। तो ये जो उनका बयान था ये फिर इंडियन मीडिया ने उठाया और अपनी हेडलाइंस में शामिल किया। तो इस पर जनाब बाजवा ने सहाफ़ियों को ये बताया कि ये जो बयान था अयाज सादिक का, अयाज सादिक ने मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया,
उन्होंने कहा कि ये कोई आर्मी चीफ के खिलाफ बयान नहीं था, ये हमारी पूरी फौज के खिलाफ बयान था, ये हमारी रियासत के खिलाफ बयान था, ये हमारे मुल्क के खिलाफ बयान था। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हमारी बर्तरी को तस्लीम किया, उसने पूरी दुनिया को पता चला कि हमने इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए, हमने अपनी बर्तरी फतह साबित की। अभिनंदन का जो जाना हुआ था वहाँ से, उसके मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि उसके पीछे ये हिकमत अमली थी कि पूरी दुनिया भी ये देख ले। तो उन्होंने कहा कि अय्याज सादिक ने हमारी फौज की रियासत की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की, और फिर ये कोट अनकोट जनाब बाजवा के अल्फाज थे कि इंडियन मीडिया ने 10 दिन तक इसको हेडलाइन में चलाया। 10 दिन तक अय्याज सादिक के इस बयान को कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, इसको 10 दिन तक हेडलाइन में चलाया, इस पे प्रोपेगेंडा किया ताकि अपनी जिल्लत और रुसवाई या शर्मिंदगी को कम किया जा सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि फौज के अंदर से मेरे ऊपर बड़ा दबाव था कि ये तो अय्याज सादिक ने रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी साजिश की है जिस किस्म की साजिशें पहले नहीं हुई। तो फौज के अंदर से मेरे ऊपर बड़ा शदीद दबाव था कि मैं अय्याज सादिक के खिलाफ एक्शन लूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ, लेकिन मैं जमहूरियत की वजह से जी। रासिम, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि ऑब्वियसली ये जो अय्याज सादिक वाला जो मामला है, ये तो खैर अब बच्चे को पाकिस्तान में हमने याद भी करवा दिया है, लेकिन ये जो जलसा है जो आपने क्या ये पॉलिटिकल कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा? क्योंकि अगर एक मैं जुमला आपको याद करवा दूं, इमरान खान ने कहा था कि देखें ये डिसाइसिव, बाज़ दफ़ा ना चीज़ें अपने फैसला कुन अंजाम की तरफ जारी होती हैं, और ये अब इनके पास मुझे लगता है कि आखिरी मौका है। सुहेल अफरीदी अगर जलसा करते हैं या रेजिस्टेंस क्रिएट करने में कामयाब होंगे तो देन ऑब्वियसली ही विल लीड द फ्यूचर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं तो अली मीन गंडापुर वाला हाल होगा, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि अगर ये लियाकत बाग पहुंच जाता तो आज लीडर होता। आपको लगता है कि यहाँ पर आज सुहेल अफरीदी को भी उसी किस्म की सिचुएशन का ये जो वाकया मैंने सुनाया, ये सुहेल अफरीदी के जो आपने तकरीर उनकी पढ़ी, उसमें जो उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या हम गद्दार हैं, क्या सुहेल अफरीदी गद्दार है, क्या पीटीआई गद्दार है, तो उसका जवाब एक यानी बेशुमार वाकयात में से एक वाकया ये है कि जिधर आपका आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ कह रहा हो कि आपने रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, तो गद्दारी का पैमाना तय कर लेना चाहिए। दूसरा आप आ जाए लियाकत बाग जलसे की जाए। अच्छा, लियाकत बाग जो है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी सहाफ़त इस्लामाबाद में की है और रावलपिंडी चूँकि जुड़वा शहर है इस्लामाबाद का, तो ये लियाकत बाग एक बड़ा तारीखी जलसा गाह है। यहाँ पे ANP का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था और वहाँ पे फिर अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा कत्लो गारत गरी भी हुई, गोलियाँ चली। उसके बाद जो बीबी की शहादत हुई वो भी लियाकत बाग जलसे के बाद, अगरचे वो लियाकत बाग में नहीं हुई लेकिन लियाकत बाग जलसे के बाद ही हुई। तो ये लियाकत बाग को एक बहुत हिस्टोरिक कहा जाता है और ज़ाहिर है कि लियाकत अली खान साहब शहीद जो हैं उन्हीं के नाम से ये मंसूब है, क्योंकि उनकी शहादत भी लियाकत बाग में हुई। तो अब इस सिचुएशन में यानी इसका एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है कि लियाकत बाग के जलसे को या लियाकत बाग को एक जलसा गाह के तौर पर क्यों चुना जाता है। अब इसका एक और एंगल, शायद कुछ लोग इसको इस तरह से भी समझें कि चूँकि रावलपिंडी को ताकतवरों का शहर समझा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट का शहर समझा जाता है, तो ये लियाकत बाग जो है ये यहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर जो है ये आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर हैं और जो आपका GHQ और बाकी दफातर हैं वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर हैं। तो इसलिए आमतौर पर समझा जाता है कि रावलपिंडी के अंदर या लियाकत बाग के अंदर जलसा हो तो आपने अगर कोई मैसेज कुछ इदारों को देना हो तो वो यहाँ से भी कन्वे किया जाता है। तो इसलिए लियाकत बाग जलसा गाह के तौर पर इसका इंतखाब ये तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या लियाकत बाग तक PTI के कारकुन पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते, तो इसका जवाब है कि पहुँच सकते हैं। और इसका जवाब ये भी है कि सुहेल अफरीदी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर हमें लियाकत बाग ना पहुँचने दिया गया तो हम जहाँ जगह मिलेगी हम वहाँ पे एहतजाज करेंगे या जलसा करेंगे। आपने एक कानूनी कार्रवाई करनी है कि इस जलसे के लिए इजाज़त मांगनी है, जो कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की लाकानूनियत है आपको वो इजाज़त नहीं मिलेगी।
लेकिन उसके बावजूद इससे पहले नून लीग भी कर चुकी है, पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है। बिलावल जरदारी तो लॉन्ग मार्च, अपनी जो लॉन्ग मार्च का दावा उन्होंने किया था और वो छोटी नन्ही मुन्नी रैली बन गई थी जिसके अंदर सिंध पुलिस के एहलकार शामिल थे, तो वो भी डी चौक तक आए थे। मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च और ये भी इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के करीब आ गया था। तो इसी तरह इजाज़त होनी चाहिए पीटीआई को कि लियाकत बाग में वो जलसा करे। वो कोई ऐसा रेड जोन नहीं है कि जहाँ पे पीटीआई जलसा करेगी तो कोई हसास ऐसा होगा। जी, इजाजत तो इनको कराची में भी बुलाकर, आपको याद होगा कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके साथ किया था जी। तो जलसा इनको नहीं मिलती, लेकिन जी एक दरखास्त तो जलसा इनको एक दरखास्त राय साहब दी है बैरिस्टर गौहर ने। एक तो आई डोंट नो, ये शायद इनका, मुझे ऐसा लगता ही है कि इन्होंने कहा कि यार इससे पहले कि सोहेल अफरीदी जो है वो कहीं नंबर ना ले जाए तो मैं भी एक बयान जो वो दाग देता हूँ। अब उन्होंने क्या किया है बैरिस्टर गौहर ने, और बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि जनाब हमें इजाज़त दी जाए, मैं एक तारीखी जलसा करके आपको दिखाऊंगा, इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा करेंगे। इमरान खान के करोड़ों चाहने वाले हैं। चीफ जस्टिस लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त है कि हमें एनओसी जारी करें। हम पुरअमन लोग हैं, एक गमला नहीं टूटेगा, हम प्रोपेगेंडा जायल करेंगे। तो ये इन्होंने सोहेल अफरीदी के मुकाबले में राय साहब एक डिमांड रख दी है। जी, डिमांड भी रख दी है और शायद कुछ फेस सेविंग की भी कोशिश की है, लेकिन ये चलें बहुत देर से सही, लेकिन ये पहला टेस्ट होगा सोहेल अफरीदी का कि क्या वो लियाकत बाग तक अपने कारकुनों को लाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगर आप ये कहेंगे कि जहां हमें रोकेंगे हम वहां पे जलसा कर लेंगे, तो आपको तो सबसे पहले वो अटक पुल पे रोकेंगे, क्योंकि अटक को ये जो पंजाब पर मुसल्लत हुकूमत है और वफाक पर मुसल्लत हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, ये उसको अपनी रेड लाइन कहते हैं। ये कहते हैं कि हमने ये रेड लाइन जो है इसको क्रॉस नहीं होने देना। तो ये जो नाम नेहाद रेड लाइन है, ये तो अली अमीन गंडापुर भी पार करके आ गए थे। उस वक्त अली अमीन गंडापुर भी ये रेड लाइन क्रॉस करके आ गए थे। और इससे पहले हमें पता है कि पीटीआई के जो इससे पहले एहतजाज होते रहे, जिस वक्त वो परवेज खटक चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी ये जो अटक की नाम निहाद रेड लाइन है ये ब्रीच होती रही है। तो सोहेल अफरीदी साहब का ये पहला टेस्ट है कि वो बहुत बड़ा एक काफिला लेके आए, मुनज़्ज़म काफिला लेके आए, पुरअमन काफिला लेके आए, मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो, और वो लियाकत बाग में जलसा करें या कम से कम रावलपिंडी के करीब। नहीं, पहले तो राय साहब आप ठीक कह रहे हैं, पहले तो वो काफिले को आने नहीं देंगे, फिर काफिला आ जाएगा, उससे क्रॉस करके लियाकत बाग पहुंचना है, पहुंचने के बाद स्टेज और जलसा। मतलब मुझे नहीं समझ में आती कि ये कैसे मुमकिन होगा। लेकिन राय साहब एक और चीज़ अगर आप देखें ना, तो इससे जो सबसे आम सवाल हो रहा है कि जलसे की ज़रूरत तो नहीं है हमें तो था कि फाइनल कॉल मिलेगी और हम इस्लामाबाद के जाएंगे। तो क्या ये कॉल या जलसा जो है ये किसी बड़ी कॉल का नेमुल बदल हो सकता है जिसका आप, मैं और पाकिस्तान में हर बंदा इंतजार कर रहा था? देखें, अगर वो लियाकत बाग तक यानी तमाम कारकुन नहीं भी पहुंचते और वहाँ गलियों मोहल्लों में सीन क्रिएट होता है, क्योंकि आप मरी रोड को देखें ना, ये जो लियाकत बाग को टच करती है, जो फैज़ाबाद से फिर सदर तक जाती है, और इसी के ऊपर जो है वो मेट्रो बनी हुई है, यानी एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ मेट्रो चलती है। तो ये तंग सी जगह है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कवरेज नहीं करनी, लेकिन अगर आपके 2, 3, 4 हज़ार लोग भी यहाँ डंडे खाने के बावजूद कामयाब हो जाते हैं, तो वो आपका एक जो बयानिया है और उसका जो एक इम्पैक्ट है जो सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि लोग तो सोशल मीडिया ही देखते हैं, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बनेगा। वो जो आंख मिचौली होगी, जो पुलिस गिरफ्तारियां करने की कोशिश करेगी, जो शेलिंग होगी, तो उससे ज़्यादा है कि ये शेलिंग तो आपकी फिर सियासी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट बनेगा। अब जो आपने कहा कि फाइनल, जी अच्छा, आपने जो कहा कि फाइनल कॉल, जी आपने जो कहा कि फाइनल कॉल सोहेल अफरीदी को, तो एक तो ये जलसा जो है ये चूँकि अप्रैल रजीम चेंज का 1 साल के तौर पर इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है रजीम चेंज की, तो एक तो इसकी ये सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। लेकिन साथ जो सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि मैं गर्मियों से पहले एक तहरीक बर्पा करूँगा या एक तहरीक चलाऊँगा, तो अब तो ये एक वक्त था आज से 20, 25, 30 साल पहले
कि जब मार्च तक आपका स्प्रिंग रहता था। अब तो इस्लामाबाद जैसे शहर में भी बाहर का तस्वुर ख़त्म हो गया है। सर्दी आपकी फेब मिड में ख़त्म होती है और फिर उसके बाद अप्रैल में तो आपकी गर्मी शुरू हो जाती है। तो अगर आप यह कहते हैं कि उससे पहले यानी मई जून में, तो मई जून में तो बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत शिद्दत की गर्मी होती है। तो जितनी आप इंतज़ार करेंगे उतना ये पारा चढ़ता जाएगा, फिर आपकी ईद आ जाएगी। तो आपने तो लाहौर का जो शो किया था, कराची का शो किया था, फिर आपने कहा स्ट्रीट मूवमेंट, तो तवक्कुआत तो ये थी कि आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा, ईद के 3 दिन ख़त्म होंगे, आप कोई मिड अप्रैल की डेट दे देंगे। लेकिन स्टिल अगर उनकी तैयारी मुकम्मल है और वो 1 मई से पहले की कोई डेट दे देते हैं तो अभी भी ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इम्पैक्ट एक दिन के जलसे से, यानी ये नहीं कि आपने लियाकत बाग में जलसा किया और उसके बाद आप कहें मैं स्वाबी में जलसा करूंगा या केपी में जलसा करूंगा और पंजाब के किसी और शहर में जलसा करेंगे, उसका कोई खातिर खा इम्पैक्ट खान साहब की रिहाई के हवाले से नहीं होगा। इम्पैक्ट वही है कि आपने आके डी चौक में धरना देना है और गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना देना है और साइजेबल आपके पास क्राउड होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स होने चाहिए, तभी आप इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन बना सकेंगे। अच्छा, एक और भी काम हुआ है। अब एक तो इमरान खान के खिलाफ जो साजिश ये हो रही है राय साहब, आज काफ़ी सारी खबरें हैं हमारे पास कि खान साहब के ना ये जो वकालतनामा इस पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। खालिद यूसुफ ने सारा दिन वहाँ खड़े होकर ना धूप में इंतज़ार किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें हुक्म नहीं है ऊपर से। अभी कहाँ से हुक्म नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कह चुकी मुलाकात करवा देते हैं, हाई कोर्ट कह चुकी कि आपकी मुलाकात क्यों नहीं होती, ऑर्डर मौजूद है लेकिन मुलाकात नहीं हुई। राय साहब, मुझे ऐसा लगता है ये है कि इमरान खान, जो खालिद यूसुफ ने बात की है, वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और ये हमारा हक़ के दिफा टेक्निकली से ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है राय साहब कि ये पाकिस्तान की तमाम अदालतों से इमरान खान को ये जो सज़ा है इसको फाइनलिटी की तरफ लेकर जाएंगे और ताकि इमरान खान के पास कोई अपील का मौका भी ना रहे। खैर, ये दोनों डिफरेंट किस्म के एंगल्स हैं इस पूरे मामले को देखने के। आज एक ना मरवत साहब ने काम ये किया है और उनका ये दावा है कि मैं, अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान और इसके साथ साथ आतिफ खान, असद कैसर, इमरान खान से मुशावरत, आतिफ खान की मुशावरत से 9 अप्रैल गुजरने के बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए हम जाएंगे और इमरान खान से मुलाकात होगी और इसके बाद KPK और PTI की सियासत पर आप जो असरात हैं वो देर पा देखेंगे और इसके लंबे चौड़े असरात होंगे। ये मरवत साहब, मेरा ख्याल है कि शायद जब आपको किसी कुर्सी से उतार दिया जाए या इज्जत मिले अपनी जमात के अंदर, लोग आप पे तनकीद करें, थोड़ा सा फिर लोग ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, या फिर ये वजन आपको नजर आता है मरवत की बात में? देखें, ये तो एक ट्रिक नज़र आती है कि जो PTI के वर्कर हैं या इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, जो PTI के वर्कर नहीं हैं लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर या अमली तौर पर, यानी सड़कों पे आके, तो ये उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है और उनको धोखा देने की कोशिश है कि हम जाके मुलाकात करेंगे और उसके बाद खान साहब को बावर कराएंगे कि कोई मुज़ाकरात की हमने कोई नया सिलसिला शुरू कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इसलिए हमें कोई तहरीक वगैरह नहीं चलानी चाहिए। तो ये जब इस तरह के फैसले होते हैं तो हम ये समझ रहे होते हैं, यानी आम जो लोग हैं वो तो ये समझ रहे होते हैं कि ये सब कुछ एक ग्रुप कर रहा है, लेकिन असल में इसके अंदर दूसरा ग्रुप, यानी PTI का जो दूसरा ग्रुप है, उसको भी छुपने की जगह मिल रही होती है। यानी जो आप कह लें कि एक तो वो है जो मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ है, एक वो है जो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनके पास कुछ ओहदे हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसी अमली तहरीक चलाएं जो कि आपके ताकतवर हल्कों को नागवार गुजरे या इस जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को नागवार गुजरे। तो जब शेर अफजल मरवत जैसे लोग इस किस्म के बयानात देते हैं तो उसके बाद उन लोगों को भी इन बयानात के पीछे छुपने का मौका मिल जाता है जो PTI के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक नहीं चलाना चाहते या कोई मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो इसलिए ये उसी तरह का एक आप कह लें कि ट्रक की बत्ती है, जैसे
पिछले एक माह से मुसलसल जो ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला हो चुका है और बैरून मुल्क उनको भेजा जाएगा, जहाज़ तैयार है, और हम इन तमाम खबरों के मुतल्लिक जो है वो वजाहत भी कर चुके हैं। और हमेशा हमारे थंबनेल में भी लोग देखते हैं कि हम उसके अंदर लिखते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है, कि दावा क्या और हक़ाइक़ क्या है। तो ये सब कुछ इसलिए होता है कि जब भी तहरीक का मोमेंटम बिल्ड होने लगता है या तहरीक के मुतल्लिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अच्छा ये अब तहरीक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं ताकि उस तहरीक से पहले पीटीआई के अंदर उन लोगों को मौका मिल जाए जो ये तहरीक नहीं चलाना चाहते। वो कहें कि देखें जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और तहरीक जो है इन मुज़ाकरात को ख़राब कर देगी। साहब, आज पाकिस्तान की आवाम के लिए एक और मुश्किल दिन है। सारी कुर्बानी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम ने दी है। एक और मुश्किल दिन से क्या मुराद है आपकी? कोई अच्छा दिन कभी आया भी है? एक और मुश्किल दिन नहीं, मैं कह रहा हूँ एक और मुश्किलात तो लंबी हैं, एक और मुश्किल आ गई है ना। तो एक और मुश्किल हमारे सामने है, और मुश्किल ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और वज़ीर ख़जाना ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगी, और डीजल की कीमत 184 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के साथ इसकी कीमत अब 520 रुपये यानी 1000 रुपये में 1000 भी कम है 2 लीटर के लिए। तो साहब ये इस वक्त की सिचुएशन है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आज जो फैसला किया मुल्क की क़यादत की मुशावरत से किया गया, टारगेट सब्सिडी का ऐलान कर रहे हैं ताकि ये हकीकी हकदार तक पहुँचे। उन्होंने बताया कि हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी, 100 रुपये फ़ी लीटर। और आगे जो गंदम की कटाई है इसका सीज़न शुरू होने वाला है और छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपये पर एकड़ वन टाइम सब्सिडी दी जा रही है। पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये 61 पैसे, पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपये इजाफा। अब मुझे नहीं लगता कि आपने कभी अपने किसी ऑफिस बॉय या किसी जो दोस्त हमारे मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, या जो दोस्त भी हमारे पाकिस्तान में मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो हर बंदा मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सुना है आपने कि उसे कोई सब्सिडी मिली है? ऐसा एक तो सब्सिडी अगर तो 100 रुपये की जो सब्सिडी है ये मिल भी जाए, अव्वल तो ये मिलती नहीं, इसके अंदर भी बहुत बड़ा घपला होता है। पेट्रोल पंप्स वाले भी घपला करते हैं मिली भगत करके, गाड़ियों वालों से, बड़ी गाड़ियों वालों से, हुकूमती लोग भी घपला करते हैं। लेकिन अगर ये 100 रुपये की सब्सिडी मिल भी जाए तो तब भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक जो मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स है, ज़ाहिर है कि जो मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसके ऊपर इसका मतलब है कि जिम्मेदारियों का इतना बोझ है कि वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, वो कार नहीं खरीद सकता। तो ये 100 रुपये की सब्सिडी अगर अमली तौर पर हर मोटरसाइकिल वाले को मिल भी जाए तो आप ज़रा बताएं कि उसको फ़ी लीटर के कितने में मिलेगा पेट्रोल? तो क्या वो 100 रुपये की सब्सिडी से, यदि इसका मतलब ये होगा कि उसको कोई सस्ता मिल रहा है पेट्रोल? फिर आपके बहुत से हमारे ये काबिल फ़ख्र जो ऐसे कुछ यानी प्रोफेशनल्स हैं जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर अपना काम करते हैं, जिनके अंदर आप ये देख लें कि मुख्तलिफ डिलीवरीज करने वाले वो लोग भी शामिल हैं और उनको कमीशन बेस्ड राय साहब, हालात ये हैं कि आप जो जा रहे हैं ना डिलीवरीज और बाकी, राय साहब पाकिस्तान में गाड़ी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, पेट्रोल है, फिर और मामलात हैं। स्टूडेंट जो आपके मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, फिर और मामलात इसके अंदर हैं। ये तो राय साहब इन्होंने एक तरह से ना माशी कत्ल कर दिया है पाकिस्तान वालदैन। सॉरी एक बहुत बड़ी तादाद में जो वालदैन है वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल्स पे स्कूल और कॉलेजेस छोड़ के आते हैं। तो वो क्योंकि हर जगह तो आपका स्कूल और कॉलेज बिल्कुल ऐसा तो नहीं ना कि बिल्कुल आपके सराउंडिंग में हर जगह स्कूल और कॉलेज मौजूद है, तो स्कूल और कॉलेजेस छोड़ के आते हैं। यानी ये तो आपको ओवरऑल पूरे मुल्क को तबाहकुन तरीके से ये अफेक्ट करेगा ये जो फैसला इनका। और दूसरी बात ये मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूं कि अगर तो वैसे पूरी हुकूमत बहुत कफ़ायतशारी मोड में हो, मुकम्मल तौर पर आप चलें, जो सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो अलग, वो आपकी ज़रूरत है इस वक्त जो दहशत गर्दी के मामलात हैं, लेकिन अदरवाइज़
क्या आपकी पार्लियामेंट कफायतशारी मोड में है, क्या मरियम नवाज कफायतशारी मोड में है, क्या उनका जो जहाज़ उनको ख़रीदना था जो उन्होंने ख़रीदा है, क्या ये इतना ज़रूरी था? इतना ज़रूरी था इन हालात के अंदर? जो बाकी आपके फ्यूल अलाउंसेज हैं, जो आपकी अफसर शाही के अलाउंसेज हैं, जो आपके आईजीज़ के हैं, जो आपके बाकी जो आला अफसरान हैं, तो क्या आपने ये पूरी कफायतशारी की जो पॉलिसी है वहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट कर ली है? तो फिर आप देखें, फिर आपको एक मेजरमेंट रॉड बनाना चाहिए था और उसको सख्ती से आपको करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे आप लैंड क्रूज़र रखने वालों को, या आप ये करते कि जी आप 2700 सीसी से ऊपर जिसके पास गाड़ी है और उनके लिए आप रख देते 800 रुपये पर लीटर फ्यूल जो है उसकी कीमत 800 रुपये कर देते। लेकिन ये जो लोग 800 सीसी गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, इनके लिए आप ना बढ़ाते हैं। तो अगर आपकी कोई करने की नीयत होती तो आप ये कर लेते, क्योंकि ये जो लैंड क्रूज़र्स वाले हैं, ये जो प्राडोज वाले हैं, ये जो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां दौड़ाते हैं इस्लामाबाद के सड़कों पे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 800 रुपये का लीटर हो जाए या 1800 का। तो आप, उन्होंने पैसा पाकिस्तान से कमाया, तो आप उनको एक हदफ बनाते कि चलें अब इस मुश्किल, अगर आप समझते हैं कि मुश्किल वक्त और महंगा करना उसको ज़रूरी है, फिर इसका एक और इम्पैक्ट आएगा जिसके मुतल्लिक कम बात हो रही है, क्योंकि ये तो आपका पेट्रोल हो गया। तो पेट्रोल जब महंगा होगा तो सारी आपकी अशियाए खुरोनोश महंगी होगी। अच्छा, ये जो नुक्ता मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सुनने वालों के लिए। राज साहब, इमरान खान की हुकूमत गई है 2022 में, ऐसे ही है, और इस हुकूमत में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये सुने फिगर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो उस वक्त खाम तेल का रेट आज के रेट से $7 फी बैरल था, और पाकिस्तान में रेट 140 रुपये था, और आज रेट है 458। मैंने ना ये हिस्टोरिकल डेटा निकाल लिया है, और अगर आप देखें ना 2022 के अंदर राय साहब, तेल की कीमत थी तकरीबन कोई इंटरनेशनल मार्केट में वो जो स्टैंड करती है, वो तकरीबन स्टैंड करी है राय साहब $139 पर बैरल। राय साहब, $139 पर बैरल, और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट 92 और 110 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। आज का रेट देख लें, तब का देख लें, तो हम क्यों ना कहें, हम क्यों ना अपने प्रोग्राम में नवाज शरीफ की वीडियो चलाएं, हम क्यों ना शहबाज शरीफ के बयानात दिखाएं, हम क्यों ना कहें कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डबोने के लिए लाई गई है, इनका मकसद सिर्फ किसी एक शख्स को, किसी एक टोले को, एक ख़ास माइंडसेट को तहफ़्फ़ुज़ देना है। राज साहब, इसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम जो है ऑब्वियसली जो चीख रही है, आज उन्हें इमरान खान की याद तो ज़रूर आ रही होगी, और इसका एक वाहिद हल है कि पाकिस्तान की आवाम खुद से अब मामलात को अपने हाथ में ले। हैविंग सेड दैट, व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।